फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ परफेक्शन आईएएस का जो दूसरा टेस्ट सीरीज है मिडिवल इंडिया का। इससे पहले वाला जो टेस्ट सीरीज था फर्स्ट वाला वो एंशिएंट हिस्ट्री का था, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज इसका सेकंड हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका मैं अभी हिंदी जो है वो मैं अभी कर रही हूँ। अगर आपको इसका कंप्लीट क्वेश्चन देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका पीडीएफ वहाँ शेयर किया जाता है, तो आप वहाँ से पीडीएफ इसका ले सकते हैं और फिर खुद टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे देख लेती हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मध्यकालीन काल का कौन सा वंश एलोरा में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। तो यह था राष्ट्रकूट। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण एवं बाजार नियंत्रण की व्यवस्था की थी। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। किस क्षेत्रीय साम्राज्य को नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवन और संस्कृत के समर्थन के लिए जाना जाता है। तो यह थे पाल। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित दावों की जांच करें और निम्न में से जो कथन सत्य या असत्य है उसका देखना है। तो चलिए इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है कि इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की थी। तो हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि अमुक्त मालदय संस्कृत में कृष्णदेव राय द्वारा रचित थी, तो ये संस्कृत में नहीं थी, तो इसलिए केवल एक ही सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में कहाँ स्थापित की गई थी। तो यह गुलबर्गा में था। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज जो सैन्य मामलों का विभाग था किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था। तो बलबन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के तहत इक्ता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इसमें से जो कथन सही है उसको बताना है। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो इसका पहला है कि इक्ता एक प्रकार की भूमि रियासत थी जो सैन्य सेवा के बदले दी जाती थी। तो हाँ, इक्तादार केवल राजस्व संग्रह करते थे, उनकी कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होती थी। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये गलत है। यह प्रणाली इल्तुतमिश के शासनकाल में औपचारिक रूप से स्थापित की गई थी। तो हाँ, तो इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है, तो 1 और 3 सही है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चिश्ती संप्रदाय से जुड़े उस सूफी संत का नाम बताइए जो सांसारिक सत्ता के त्याग के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। तो वह थे निजामुद्दीन औलिया। अकबर द्वारा स्थापित मनसबदारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था सैन्य और नौकरशाही की संरचना। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि शिवाजी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसमें देख लेते हैं। पहला है उन्होंने एक केंद्रीकृत भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की और जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया। तो नहीं। और उन्होंने 8 मंत्रियों की एक सलाहकार परिषद बनाई जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है शिवाजी ने अपने दरबार की आधिकारिक भाषा फारसी को नहीं, फारसी नहीं थी, तो ये भी गलत है। केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश की स्थापना की थी। तो खिज्र खां के द्वारा। यहाँ स्पेलिंग गलत है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली मुख्यतः किससे संबंधित थी। तो जब्ती प्रणाली जो थी भू राजस्व का मूल्यांकन। भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, तो कूट में हम लोग को उत्तर देना है। तो इसमें पहला है कि इसने जाति व्यवस्था और अनुष्ठान की अपेक्षा व्यक्तिगत भक्ति पर अधिक बल दिया था। तो हाँ, अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए अधिकांश भक्ति संतों ने अपने स्थानीय भाषाओं में लिखा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि यह आंदोलन जो है अधिकांश उत्तर भारत तक सीमित रहा। तो हाँ, तो 1 और 3 जो है ये सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन, एक मिनट, सॉरी, इसमें एक बार मैं देख लेती हूँ दोबारा से कि इसने जाति व्यवस्था और अनुष्ठान की अपेक्षा व्यक्तिगत भक्ति पर बल दिया था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि अधिक लोग तक पहुंचने के लिए अधिकांश भक्ति संतों ने अपने स्थानीय भाषाओं में लिखा था। तो हाँ, और यह जो है आंदोलन उत्तर भारत तक नहीं, ये दक्षिण भारत में भी था। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट को फारसी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो यह थे जहांगीर, क्योंकि इन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है। निम्नलिखित में से कौन से मराठा नेता ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई? तो यह निभाया गया था सदाशिवराव भाऊ के द्वारा। दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे और पीतल की टोकन मुद्रा शुरू की, लेकिन इसके दुरुपयोग को नियंत्रित करने में वह विफल रहे? ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने दक्षिण पूर्व एशिया के प्रसिद्ध नौसेना अभियान का नेतृत्व किया था? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि उन्होंने 5 से अधिक दिल्ली सुल्तानों के अधीन सेवा की थी। तो हाँ, उन्होंने उर्दू साहित्य का उन्हें जनक भी माना जाता है। तो हाँ, वो उर्दू साहित्य का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। उन्होंने केवल फारसी भाषा में रचना की? तो नहीं, फारसी भाषा के अलावा भी इन्होंने अन्य कई भाषाओं में भी इन्होंने लिखा था, इसलिए तीसरा गलत है। तो 1 और 2 सही है, ये ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अकबर के प्रशासनिक नवाचारों में से कौन सा नवाचार मुगल कुलीन वर्ग की निष्ठा बनाए रखने के साथ साथ अंतरजातीय सौहार्द को भी बढ़ावा देता था? तो इसमें ये होगा कि मनसबदारी प्रणाली, जिसमें सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के लिए अमीरों को पद दिए गए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस बहमनी शासक को बीदर में महमूद गवाह मदरसा की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह तृतीय को। किस भक्ति संत ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का समर्थन किया और अनुष्ठानों की अपेक्षा ज्ञान को अधिक प्राथमिकता दी? तो शंकराचार्य ने। अब निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की विशेषता जो नहीं थी? तो इसमें हो जाएगा कि केवल फारसी महाकाव्यों का चित्रण। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग भाषाओं का चित्रण किया गया था, तो केवल फारसी नहीं होगा, इसलिए इसमें बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी की अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की जो परिषद थी उसका सदस्य नहीं था? तो वो था सूबेदार, इसमें नहीं था। भारत में सूफी समुदाय की सिलसिला परंपरा से कौन व्यक्ति जुड़ा था जिसने वहदत उल वजूद यानी कि अस्तित्व की एकता के सिद्धांत पर बल दिया था? तो यह थे इब्न अराबी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां की आर्थिक नीतियों का उनके शासनकाल जो 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा के दौरान मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें हो जाएगा कि भव्य वस्तु परियोजना पर जोर दिया गया जिससे कोष पे भारी प्रभाव पड़ा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि हम्पी में विशाल पत्थर के रथ के निर्माण और तेलुगु साहित्य को संरक्षण देने के लिए किस विजयनगर शासक को जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय को। दिल्ली सल्तनत के किस सम्राट ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और चांदी की मुद्रा टंका यहाँ टंका लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है, टंका जारी किया गया? तो वह है इल्तुतमिश। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारतीय किस राजवंश को तमिलनाडु में सिंचाई टैंकों के विकास और मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है? तो चोल को। हुमायूं द्वारा 1540 से 1555 तक मुगल सत्ता का अस्थायी रूप से खोने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था चौसा और कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी से उनकी हार। कौन से भक्ति संत सिकंदर लोदी के समकालीन थे और उन्होंने खुलकर जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा की निंदा की थी? तो ये थे कबीर। किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की प्रथा को समाप्त कर दिया और धार्मिक रूढ़िवादिता का हवाला देते हुए दरबार में संगीत कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी? तो यह औरंगजेब था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस सूफी संप्रदाय की स्थापना मुल्तान में बहाउद्दीन जकारिया द्वारा की गई थी और जो चिश्तियों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे? यह था सोहरावर्दी। किस मुगल राजकुमार ने प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल, यहाँ पे ये नहीं होगा, अबुल फजल और अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक की हत्या का आदेश दिया था? तो वो हो जाएगा राजकुमार सलीम, जिनको कि जहांगीर के नाम से बाद में वो गद्दी पर बैठे थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने घोड़े की पहचान के लिए दाग प्रणाली और सैनिक विवरण के लिए चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
पहले किस मराठा शासक को औपचारिक रूप से छत्रपति की उपाधि दी गई जिन्होंने स्वराज की स्थापना की थी? तो यह शिवाजी थे। विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथन की जांच करें और जो कथन सही है उसका उत्तर देना है। इसमें पहला है कि भारी ग्रेनाइट स्तंभ और नक्काशीदार एकाश्म मूर्तियों का प्रयोग प्रमुख विशेषता थी। तो हाँ, मंदिर में प्राय ऊंचे गोपुरम और स्तंभ युक्त मंडप होते थे। ये भी सही है। और मंदिर की वास्तुकला में फारसी शैली के गुंबद, तो नहीं, ये गलत है। और मेहराब प्रमुख थे, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। औरंगजेब के दक्कन अभियान का मुगल साम्राज्य की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसमें होगा कि इससे संसाधन की क्षति हुई और मराठों का प्रतिरोध बढ़ा, जिससे साम्राज्य क्या हुआ? कमजोर हो गया। मुगल दरबार द्वारा फारसी संस्कृति को अपनाने से उनकी कूटनीति संबंध पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे वो क्या हुए? सफवी फारस और मध्य एशियाई राज्यों के साथ संबंध को और मजबूत बना सके। नेक्स्ट है कि भक्ति संत गुरु नानक के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? और जो कथन सही है उसको कूट के द्वारा उसका उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 1 सेकंड में इसे एक साथ कर दूं। हाँ, इसमें पहला है कि उन्होंने मूर्ति पूजा और जाति भेदभाव का खंडन किया। तो सही है। उन्होंने नाम जपना, कीरत करना और वंड छकना के सिद्धांतों पर बल दिया था। तो हाँ। उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के लिए सांसारिक जीवन का पूर्ण त्याग करने के, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इसलिए ये गलत है। तो 1 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट का उपयोग करके सही उत्तर को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है कि दीवाने अर्ज सैन्य प्रशासन का दायित्व संभालता था। तो हाँ। दूसरा है दीवाने इंसा जो था राज्य के पत्राचार का प्रबंधन करता था। ये भी सही है। और दीवाने रिसालत जो था यह धार्मिक दान और कार्य संबंधित कार्यों को देखता था। तो ये 3 भी सही है। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1 2 और 3 तीनों सही है। कि किस मुगल सम्राट ने तीर्थ कर और जजिया कर को समाप्त किया तथा धार्मिक सहिष्णुता की नीति सुलह कुल को अपनाया था? तो यह अपनाया गया था अकबर के द्वारा। किस युद्ध ने भारत में मुगल प्रभुत्व की शुरुआत का संकेत दिया? जब बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। तो यह किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किस मराठा पेशवा को उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्व के विस्तार और 1737 में भोपाल के युद्ध में मुगलों को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह जो था बाजीराव प्रथम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया और फारसी संस्कृति तथा वास्तुकला को प्रोत्साहित किया? तो यह किया गया था अहमद शाह वली के द्वारा। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान देने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित दावों की जांच करें। कौन सा कथन सही है उसको कूट के द्वारा बताना है। तो इसमें पहला है कि उत्तराधिकार के स्पष्ट नियमों की अनुपस्थिति के कारण बार बार गृह युद्ध हुआ। तो हाँ, बार बार युद्धों ने आर्थिक दबाव डाला जिससे केंद्रीय कोष पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो ये भी सही है। उत्तरकालीन मुगल शासन में धार्मिक उत्पीड़न ने प्रभावशाली क्षेत्रीय वर्गों को दूर कर दिया। तो ये भी सही है। तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1 2 और 3 तीनों सही हैं। अब है पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, बाबर को निर्णायक बढ़त दिलाने वाला तकनीकी श्रेष्ठता क्या थी? तो इसकी श्रेष्ठता थी कि बारूद से चलने वाली तोप और बंदूकों का इसने पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था का मुगल राजपूत संबंध पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसे क्या हुआ कि इसने मेवाड़ को अस्थायी रूप से कमजोर किया, लेकिन मुगल राजपूत गठबंधनों का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया। किस मुगल सम्राट को अपने शासन के उत्तरार्ध में राजपूत, मराठा, सिख के एकजुट विरोध का सामना करना पड़ा जिससे प्रांत पर साम्राज्य का नियंत्रण कमजोर हो गया? तो यह औरंगजेब था। किस युद्ध को वह निर्णायक जीत माना जाता है जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर प्रभुत्व प्रदान किया और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई? तो वो प्लासी का युद्ध था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत में सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था दक्षिण राज्यों से कर और धन की वसूली करना। भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? तो सही का कूट के द्वारा जो सही उत्तर है उसका आंसर देना है। इसमें पहला है कि उन्होंने सत्ता के त्याग और गरीबी के जीवन को अपनाने पर बल दिया। तो हाँ, उन्होंने विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों को स्वीकार किया और राजनीतिक सत्ताओं से दूरी बनाए रखी थी। ये भी सही है।
उन्होंने आध्यात्मिक अधिकार को पिता से पुत्री को हस्तांतरित करने की अनुमति दी? तो नहीं। तो 1 और 2 ही सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इल्तुतमिश के अधीन जो चहलगानी प्रणाली का दिल्ली सल्तनत की स्थिरता के लिए क्या महत्व था? तो इसने सुल्तान का समर्थन करने वाले वफादार तुर्की अमीरों का एक समूह तैयार किया। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार किसी महिला को साम्राज्य की आधिकारिक शासिका नियुक्त किया था? तो यह इल्तुतमिश था, जो जिसने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को दिल्ली की शासिका के लिए नॉमिनेट किया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट को दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो शाहजहां को। शेर शाह सूरी के प्रशासन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसमें पहला है कि उन्होंने भू राजस्व के लिए पट्टा और कबूलियत प्रणाली की शुरुआत की थी, सही। उसने चांदी का रुपया मुद्रा जारी कर मुद्रा प्रणाली को मानकीकृत किया था, तो ये भी सही है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत द्वारा स्थापित डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया, तो नहीं। इन्होंने, तो ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संत द्वैत वेदांत संप्रदाय से संबंधित थे और आत्मा तथा ईश्वर के बीच पूर्ण भिन्नता पर बल देते थे? तो ये थे माधवाचार्य। दिल्ली के किस सुल्तान को विधवाओं और अनाथों की सहायता के लिए दीवाने खैरात नामक दान विभाग स्थापित करने के लिए जाना जाता है? तो यह थे फिरोज शाह तुगलक। फिर है किस मुगल राजकुमार ने उपनिषद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और सूफी तथा वेदांत दर्शन के समन्वय का प्रयास किया? तो यह एक ही थे, दारा शिकोह। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने हुमायूं के भारत में शासन को अंत किया और सूर साम्राज्य की स्थापना की? तो यह चौसा का युद्ध था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजराजा चोल प्रथम ने करवाया था, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? वह था बृहदेश्वर मंदिर। किस दिल्ली सुल्तान ने चीन में मंगोल दरबार के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और युआन वंश के पास अपना दूत भेजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रचार के माध्यम से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो यह रामानुजाचार्य थे। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली में हुए नरसंहार के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो यह था मोहम्मद शाह। राजपूत राज्यों ने मुगल शासन के अंतर्गत अपनी स्वायत्तता कैसे बनाए रखी? तो मुगल के साथ राजनयिक विवाह और कर भुगतान के माध्यम से। मुगल विस्तार के विरुद्ध असम में अहोम वंश के प्रतिरोध का क्या महत्व था? तो इसने गुरिल्ला युद्ध और कूटनीति के माध्यम से अहोम स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा था। निम्नलिखित में से किस संत का कर्नाटक में लिंगायत या वीर शैव आंदोलन की स्थापना से संबंध है? तो बसवन्ना का। दिल्ली के किस सुल्तान को अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन के दौलताबाद स्थानांतरित करने फिर उस निर्णय को पलटने के लिए जाना जाता है? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक का। 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान उड़ीसा के गजपति वंश ने क्षेत्रीय संस्कृति में क्या योगदान दिया था? तो ओरिया साहित्य और जगन्नाथ संप्रदाय को संरक्षण दिया गया था इस टाइम पीरियड में। निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना तुगलकों द्वारा की गई थी, लेकिन जल संकट के कारण इसे बाद में छोड़ दिया गया था? तो यह था तुगलकाबाद। मेवाड़ का सिसोदिया वंश अन्य राजपूत राज्यों के विपरीत मुगल एकीकरण का विरोध क्यों करता रहा? क्योंकि उन्होंने क्षेत्रीय स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान को प्राथमिकता दी थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह नीति की अवधारणा प्रस्तुत की और विद्रोह को दबाने के लिए कठोर दंड पर बल दिया था? तो यह था बलबन। पूर्वी भारत में वैष्णव धर्म को आकार देने में भक्ति संत चैतन्य की भूमिका क्या थी? तो उनकी भूमिका थी कि उन्होंने कीर्तन और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के माध्यम से कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। महाराष्ट्र के किस भक्ति संत ने मराठी में अभंगों की रचना की और पंढरपुर के विठ्ठल को समर्पित भक्ति पर बल दिया था? तो तुकाराम ने। किस मुगल सम्राट ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को संरक्षण दिया, जो वनस्पति और जीव के यथार्थवादी चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो यह दिया गया था जहांगीर के द्वारा। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में व्यापक लोकप्रियता क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि इन्होंने स्थानीय भाषाओं और सरल भक्ति विधियों का प्रयोग किया था, इस कारण से। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नायब खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहा
और राजसत्ता के दिव्य सिद्धांत को इसने महत्व दिया। तो यह सुल्तान जो था वो बलवंत था। चलिए आगे देखते हैं। मुगल मस्जिदों जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद में कौन सी वास्तुकला विशेषता प्रमुख रूप से देखने को मिलती है? तो विशाल केंद्रीय गुंबज और समृद्ध प्रांगण। मध्यकालीन भारत का कौन सा क्षेत्रीय राजवंश विक्रमशिला और ओदनपुरी जैसे पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है? तो वह था पाल वंश, 8 से 12 ईस्वी के बीच, सॉरी ईस्वी नहीं, शताब्दी के बीच। फिर है भक्ति संत मीराबाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और जो सही है उसका उत्तर कूट के माध्यम से देना है। तो इसमें पहला है कि वो भगवान कृष्ण की भक्त थी और उन्होंने ब्रज भाषा में भक्ति कविताएं लिखी, तो सही है। मेवाड़ के राजपूत और शाही परिवार से संबंधित थी, तो ये भी सही है। उनके पद प्राय ब्राह्मणवादी रूढ़ियों और लैंगिक मानदंडों को चुनौती देते थे, तो ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि तीनों ही कथन इसका सही है। किस मुगल सम्राट ने सम्राटीय राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया और अपने नए नगर का नाम शाहजहानाबाद रखा? तो यह रखा गया था शाहजहां के द्वारा। किस सल्तनत शासन को एक अस्थायी सेना और राज्य द्वारा संचालित घोड़े की डाक प्रणाली की शुरुआती का श्रेय दिया जाता है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें पहला है, इसकी स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल सही है। इस साम्राज्य को बहमनी शासकों के द्वारा बार बार आक्रमण का सामना करना पड़ा, तो हाँ। और विजयनगर के शासक ने संस्कृत को राजभाषा के रूप में नहीं, तो संस्कृत इनकी राजभाषा नहीं थी, तो इसलिए ये गलत है। 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संत अलवार परंपरा से जुड़े थे और उन्होंने तमिल में भगवान विष्णु की स्तुति में भजन की रचना की थी? तो अंडाल के द्वारा। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी प्रणाली का पुनर्गठन किया और 2 अस्पा और सिंह अस्पा यानी 2 घोड़ा और 3 घोड़ा नियम लागू किया ताकि घुड़सवार सेना की दक्षता में वृद्धि की जा सके? तो जहांगीर। किस मुगल सम्राट की राजस्व प्रणाली का एक विस्तृत भूमि सर्वेक्षण और भूमि को पोलाज और चाचर जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करने पर आधारित थी? तो यह था अकबर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल वंश से संबंधित है और चूना पत्थर की जटिल नक्काशियों तथा तारे के आकार के चबूतरे के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है चेनकेशव मंदिर, वेल्लूर। किस मुगल ग्रंथ को शाहजहां के आदेश पर तैयार किया गया और अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा लिखा गया, जो उनके शासनकाल का विस्तृत विवरण जो है वो प्रस्तुत करता है? तो यह बादशाहनामा था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुगल सम्राट अकबर के प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा नहीं थी? तो यह गैर मुस्लिम पर जजिया कर लगाना, ये इसका हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन फतवाए आलमगीरी का लेखक था, जो औरंगजेब के शासनकाल में इस्लामी कानून का एक संकलन था? तो यह था औरंगजेब के संरक्षण में विद्वानों का एक समूह। निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान को 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में हुए तुर्क आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया गया था? तो नालंदा था। किस मराठा नेता को मराठा नियंत्रण से बाहर के क्षेत्रों में चौथ एवं सर देशमुखी नामक समानांतर राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए जाना जाता है? तो शिवाजी को। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था? तो यह रजिया सुल्ताना थी। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे और मुल्तान क्षेत्र में सक्रिय थे? तो यह थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। गुजरात से शासन करने वाले किस क्षेत्रीय वंश को अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में पराजित किया, जिससे उनके क्षेत्र का विलय हुआ? तो यह थे बघेला। टोडरमल के अधीन मुगल भू राजस्व प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है कि भूमि को मानकीकृत इकाइयों में मापा गया और उसी के अनुसार राजस्व तय किया गया, तो हाँ। फिर मुगल अधिकारियों के किसानों से सीधे राजस्व वसूला गया, तो नहीं। फसल चक्र और मृदा उर्वरता को राजस्व निर्धारण में अनदेखा किया गया, तो नहीं। इसमें पूछ रहा है सही कूट और सही एक ही है, जो ऑप्शन ए है, तो ये हो जाएगा बी में कि केवल एक ही सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की
और अपने सैन्य विजय तथा बाजार पे केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए इनको जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। भक्ति परंपरा के निम्नलिखित में से किस संत ने अवधि में पदों की रचना की और भगवान राम के प्रति भक्ति पर बल दिया और रामचरितमानस की रचना इनके द्वारा की गई, तो वो तुलसीदास थे। बंगाल के किस क्षेत्रीय वंश को हुसैन शाह के अधीन बंगाली साहित्य विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है, तो यह है हुसैन शाही वंश। चोल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें पहला है कि ग्राम सभाओं ने स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो हाँ। चोलों के पास एक संगठित नौसेना बल था, तो ये भी सही है। अब तीसरा है कि चोल राजा को 8 मंत्रियों की केंद्रीय परिषद यानी अष्टप्रधान द्वारा सहायता नहीं, अष्टप्रधान जो था इनका नहीं था, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि 1 और 2 ही सही है। नेक्स्ट है कि 1565 में जो तालीकोटा की लड़ाई हुई थी, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के पतन में कौन से कारक ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो जो सही है उसको कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो इसमें से पहला है कि विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनत का गठबंधन, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि युद्ध में कृष्णदेवराय की मृत्यु, तो नहीं। फिर तीसरा है हम्पी का विध्वंस और लूट, तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, जो ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दीवाने रियासत नामक एक नया विभाग स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चाहमान या चौहान वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, उसको बताना है और नीचे दिया हुआ जो कूट है उसका उपयोग करके सही उत्तर बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है कि उन्होंने वर्तमान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पृथ्वीराज चौहान को उत्तरायण की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने हराया था, तो ये भी सही है। और तीसरा है चाहमान केवल जैन के अनुयायी थे, नहीं, तो ऐसा नहीं है। 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस शासक ने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की और थोड़े समय के लिए उसे अपनी राजधानी बनाया? तो अकबर ने। गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसमें पहला है कि उन्होंने 1699 मुगल अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो हाँ। फिर नेक्स्ट है कि उन्होंने बक्सर की लड़ाई में सिख नेताओं का, नहीं, बक्सर की लड़ाई ये इनके साथ नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया, तो हाँ। तो 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को विष्णु के प्रति समर्पित तमिल कवि संतों ने किस समूह ने प्रमुख रूप से भूमिका या प्रभावित किया था? तो यह किया गया था अलवर संत के द्वारा। चोलों द्वारा निर्मित दक्षिण भारत का कौन सा मंदिर अपने 216 फुट ऊंचे विमान और जटिल पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत के किस प्रमुख शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण और इसके किनारे सराय यानी कि विश्राम गृह स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है शेरशाह सूरी को। फिर निम्नलिखित में से किस वंश को कोणार्क के सूर्य मंदिर, जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है, के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो यह पूर्वी गंग वंश को। एक मैं और आप लोग को बताना चाहूंगी कि मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ प्रत्येक दिन रात के 8 बजे वहाँ टेस्ट कराया जाएगा अब से, जो कि हमारे बीपीएससी का जो नया पैटर्न है प्रीलिम्स का, उसके अनुसार वो क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। तो आप लोग अगर बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 71 आने वाला है, तो अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ फ्री में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, पीडीएफ उपलब्ध है, तो आप लोग वहाँ से वो इजीली टेस्ट लगा सकते हैं और पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य के पतन से पहले का अंतिम शक्तिशाली शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो यह है औरंगजेब। मध्यकालीन भारत में सच्चे मेहराब वास्तुशैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है कि इसे भारत में दिल्ली सल्तनत के तुर्क शासनों द्वारा यानी तुर्क शासक के द्वारा जो है यह मेहराब लाया गया था। मेहराब मतलब वो जो कला शैली थी वो लाया गया था। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का दौरा किया और अपनी टिप्पणियां रिहला नामक पुस्तक में दर्ज की? तो ये रहला जो है इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था।
बीजापुर में आदिल शाही वंश द्वारा निर्मित गोल गुंबज किस वस्तु विशेषता के लिए यह प्रसिद्ध है? तो यह जो है भारत का सबसे बड़ा एकल गुंबद है। राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए चोल सैनिक अभियानों की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो यह बंदरगाहों पर नियंत्रण और शक्तिशाली नौसेना थी उसके पास। फिर है किस मुगल स्मारक में अकबर द्वारा निर्मित होने के साथ साथ हिंदू स्थापत्य तत्व जैसे छतरी और झरोखे शामिल किए गए? यह फतेहपुर सीकरी में। इलांगो आदिगल इलांगो आदिगल द्वारा रचित तमिल महाकाव्य जो है शिलप्पाधिकारम किस दक्षिण भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह था चेर का। किस भक्ति कवि की रचना कवितावली भगवान राम के जीवन को भक्ति भाव से वर्णित करती है? तो यह है तुलसीदास के द्वारा रचित। संस्कृत ग्रंथ जो राज तरंगिणी है कल्हन द्वारा किस क्षेत्र का ऐतिहासिक विवरण है? यह कश्मीर के इतिहास को बताता है। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो यह फारसी था। विजयनगर साम्राज्य के किस कवि ने कृष्णदेव राय के संरक्षण में तेलुगु महाकाव्य अमुक्त मालदेय की रचना की थी? तो यह जो है अल्लसानी पेदन्ना के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तु स्मारक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था? ये तो सबको पता है, ताजमहल। किस मराठा नेता ने 1665 ईस्वी में मुगल के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए जिससे कई किले औरंगजेब को सौंप दिए गए थे? तो ये शिवाजी के द्वारा किया गया था पुरंदर का संधि। प्रारंभिक मध्यकालीन काल में राजपूत शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वह था कि कुल आधारित महासंघ और योद्धा नैतिकता। अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? यह जो था कि विभिन्न धर्मों के बीच धार्मिक चर्चाओं का स्थान था इबादत खाना। किस दिल्ली सुल्तान को कुतुब मीनार की पहली मंजिल के निर्माण और कुवत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। किस मुगल सम्राट को इस्लामी कानून का कठोरता से पालन करने, फतवाए आलमगीरी के संकलन और दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगाने के लिए जाना जाता है? तो यह रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो यह औरंगजेब था। चलिए आगे देख लेते हैं। किस पेशवा ने 1737 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार करके मराठा प्रभाव को उत्तर भारत तक विस्तारित कर दिया था? तो यह बाजीराव प्रथम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी साम्राज्य के वजीर थे जिन्होंने प्रशासनिक सुधारों और बीदर में मदरसा स्थापित करने के लिए इनको जाना जाता है? तो महमूद गवाह। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने 1565 ईस्वी में तालीकोटा की लड़ाई लड़ी जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य की विनाशकारी हार हुई थी? यह लड़ा गया था अलिय राम राय के द्वारा। सेनापति होगा राम राय मेन थे इसके। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो यह था तुंगभद्रा नदी के किनारे। फिर है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान भारत में मुगल शासन की ठोस स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह निभाया गया था बैरम खां के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि राजेंद्र चोल प्रथम के शासन काल में जो अपने नौसैनिक अभियानों के लिए प्रसिद्ध थे तो चोल साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो उस समय थी गंगैकोंड चोलपुरम। नेक्स्ट है हमारा कि 16वीं शताब्दी में उदयपुर स्थानांतरित किए जाने से पहले मेवाड़ के सिसोदिया वंश की राजधानी कौन सी थी? तो उससे पहले चित्तौड़गढ़ थी। कृष्णदेव राय के अधीन विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को लागू किया गया था? तो वह नीति थी अष्ट दिग्गजों का संरक्षण। शिवाजी के अधीन मराठा साम्राज्य में स्थापित स्थानीय शासन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नीति लागू की गई थी? यह नीति थी चौथ और सरदेशमुखी। किस मध्यकालीन भारतीय शासक को जिले इलाही जिल नहीं होगा जिले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया की उपाधि दी गई और जिन्होंने राजसत्ता के दिव्य सिद्धांत को आगे बढ़ाया था? तो वो थे बलबन। पांडेय वंश के समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने की नीति किस नगर को केंद्र बनाकर चलाई गई थी? तो कोरकई के द्वारा। किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया और फारसी संस्कृति एवं वास्तुकला को प्रोत्साहित दिया गया? तो यह अहमद शाह प्रथम के द्वारा। शेर शाह सूरी ने भूमि राजस्व मूल्यांकन को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति इनके द्वारा अपनाई गई थी? तो फसल उत्पादन और माप के आधार पर मूल्यांकन।
काकतीय वंश की कौन सी दुर्लभ महिला शासिका ने 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों के विरुद्ध वारंगल की रक्षा की थी? तो यह किया गया था रुद्रमा देवी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध दिल्ली सल्तनत के अंतिम पतन का संकेतक था और भारत में मुगल वर्चस्व का मार्ग जो है प्रशस्त करता था? यह पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर के द्वारा लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के साथ। किस पांड्य शासक को 13वीं शताब्दी में चोल प्रभुत्व का विरोध करते हुए वंश के पुनरुद्धार से जोड़ा जाता है? तो वह था मरवर्वन सुंदरा पांड्य प्रथम। बहमनी शासक के किस सुल्तान के मंत्री महमूद गवा ने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार लागू किए थे? तो यह किया गया था महमूद शाह तृतीय मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है? तो वह थे इल्तुतमिश। किस अहोम शासक ने 1671 में सराई घाट की लड़ाई में मुगल सेना के विरुद्ध सफल नेतृत्व किया था? तो यह किया गया था लचित बोरफुकन के द्वारा, जो कि असम के थे। मेवाड़ के किस सिसोदिया शासक ने कुंभलगढ़ जिले का निर्माण करवाया, जो भारत के सबसे बड़े किले में से एक है? तो यह है राणा कुंभा। मध्यकालीन भारत का कौन सा क्षेत्रीय राज्य वारंगल को राजधानी बनाकर शासन करता था और अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता था? तो यह है काकतीय वंश। दिल्ली के किस सुल्तान को नहरों के नेटवर्क की स्थापना तथा अस्पताल, बाग और सराय जैसी अधोसंरचना निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो यह है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किस मुगल शासक को या सम्राट को अपने ही पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा और बाद में उसकी आंखें फोड़ने का आदेश दिया गया? तो यह जहांगीर था। चलिए आगे देखते हैं। काकतीय वंश के किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी के अधीन दिल्ली सल्तनत के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिससे वंश का पतन हो गया? तो यह प्रताप रुद्र था। किस बहमनी शासक को विजयनगर के विरुद्ध सैन्य अभियानों और दक्षिणी संस्कृति के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो यह ताजुद्दीन फिरोज शाह को। तो इस तरीके से जो हमारा अभी परफेक्शन का दूसरा सेक्शनल टेस्ट है मिडेवल हिस्ट्री का, वो कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे प्रत्येक दिन रात के 8 बजे फ्री टेस्ट करवाया जाएगा, जो कि बीपीएससी के पैटर्न के अनुरूप होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग वहाँ से आके अपनी तैयारी और बेहतरीन कर सकते हैं। और हमारे चैनल से आप लोग अगर बने हुए हैं तो आपको हम लोग अपना बेस्ट देने का हमेशा कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हाँ, तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और हमारे चैनल से बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।